बीकॉम और डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट कर चुकी सीए सुरभि गोयल जी टैली, एफए, एसएपी और फिनिकल में दक्ष हैं। ऑटोमोबाइल डीलरशिप कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स आदि के इंटरनल ऑडिट्स में वृहद अनुभव और बहुत से इनकम टैक्स असाइनमेंट्स जैसे कंसल्टेंसी और इनकम टैक्स स्क्रूटनी केसेस में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर चुकी सीए सुरभि गोयल जी रिपोर्ट ड्राफ्टिंग, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी एक्सपर्टीज रखती हैं। कंसल्टेंट की भूमिका का निर्वहन कर रही सीए सुरभि गोयल जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं सुरभि गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सभी का स्वागत करती हूँ बिजनेस पाठशाला के आज के सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे फंड मैनेजमेंट की, जिसको हम पूंजी प्रबंधन भी कहते हैं। फंड मैनेजमेंट किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जितना भी आपने पूंजी लगाई है या आपका व्यवसाय जितना भी हो रहा है, सब व्यर्थ है अगर आप ठीक से अपने पूंजी का प्रबंधन नहीं कर रहे हैं। आज हम इसी विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके फायदे, इसके क्या उद्देश्य हैं, इनके बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन में, जिसमें हम पूंजी प्रबंधन की प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट की अगर हम परिभाषा पर जाएं, इसे हम परिभाषित करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी व्यवसाय के इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स को, पूंजी को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करते हैं, ताकि लॉन्गर रन में व्यवसाय के लिए उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो, उसके जो उद्देश्य हैं, उसके जो खर्चे हैं वो ठीक समय पर पूरी तरीके से मीट आउट हो, उसका जो टर्नओवर है वो बढ़े। इन सारी चीज़ों को ओवरऑल मैनेज करना, लुक आफ्टर करने के प्रोसेस को ही फंड मैनेजमेंट कहते हैं। फंड मैनेजमेंट में आप जो भी बिजनेस के लिए लोन्स लेते हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, डिपॉजिट्स करते हैं या जो उसके पार्टनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सारी ही चीज़ें फंड मैनेजमेंट का पार्ट है, प्रोसेस है, जिसके हम विभिन्न बिंदुओं पर इनकी चर्चा करेंगे और इन्हें समझेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्यापार में निधि प्रबंधन का अवलोकन कि ओवरव्यू क्या है फंड मैनेजमेंट का। किसी भी व्यवसाय में आप तीन तरीके से उसके जो भी फंड्स आप यूज कर रहे हैं या जो भी उसमें एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो तीन तरीके से क्लासिफाई की जा सकती हैं। वो तीन एक्टिविटीज हैं: इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये बिजनेस से डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो भी बिजनेस के रोजमर्रा के खर्चे, ये रेवेन्यू, ये सब आने का और मैनेज करने का जो प्रोसेस है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी सेल्स करी और क्रेडिट सेल करी, जिसमें आप फॉर एग्जाम्पल 30 डेज का क्रेडिट पीरियड देते हैं, और आपकी सैलरीज, जो वेरियस बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, जो आपने परचेजेस करी हैं तो क्रेडिटर्स को पेमेंट है, ये सारी चीज़ें आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कवर होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्यापार में निधि प्रबंधन का क्या अवलोकन है। ओवरव्यू ऑफ फंड मैनेजमेंट इन दी बिजनेस। अगर हम फंड मैनेजमेंट की बात करें, पूंजी प्रबंधन की बात करें, तो इसको हम तीन कैटेगरीज में विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है ऑपरेटिंग डिसीजंस, फिर आता है इन्वेस्टिंग डिसीजंस और आते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस। जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेट करती है चीज़, वो होती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि जो भी आपके टर्नओवर हो रहे हैं, कैश में सेल है, क्रेडिट में सेल है, आपको वेरियस तरह के खर्चे के पेमेंट्स करने हैं, अपनी सैलरीज पेमेंट करनी है, या फिर आपने जो मटेरियल परचेज किया हुआ है उसके पेमेंट्स करने हैं, वेरियस अदर जो ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं, उनके पेमेंट्स करने हैं, जो रोज की साइकिल में आती है, इन्हें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्लासिफाई करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका कैश मैनेज करना, बिकॉज ये पेमेंट्स हर महीने, हर हफ्ते हमें ड्यू बेसिस पे करते जाने होते हैं। अगर आपने क्रेडिट सेल्स की हुई है, आपके यहाँ मेजर जो आपका टर्नओवर है वो क्रेडिट पर होता है,
तो अगर उसका ठीक टाइम पर फेच नहीं होगा, अगर वो ठीक टाइम पे रियलाइज नहीं होंगे आपके रिसीवेबल्स, तो आप अपने जो बिजनेस के पेमेंट्स हैं मंथ एंड पे, जो आपके क्रेडिटर्स को पेमेंट होने हैं, सैलरीज के पेमेंट होने हैं, उनका जो आपका साइकिल है वो ब्लॉक हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो इन सारी जो आपकी रोज की फंड्स को मैनेज करने की प्रक्रिया है, इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं। एंड बहुत ज़रूरी है कि ये आपकी स्मूथली मैनेज हो और स्मूथली रन करे, जिसके लिए बहुत सारी टिप्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपनी जो क्रेडिट सेल्स हैं उनको आप टाइमली रियलाइज करें। कैश सेल्स तो आपकी देन एंड देयर आपको रियलाइज हो ही जाती हैं। क्रेडिट सेल्स को टाइमली रियलाइज करने के लिए आप उस पर अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स दे सकते हैं, डिस्काउंट्स दे सकते हैं, अपने कस्टमर्स को ऑब्लाइज कर सकते हैं जितना इकोनॉमिकल वे में किसी भी बिजनेस के लिए पॉसिबल हो। देन आपकी जो पेमेंट्स हैं आप उन्हें बेस्ट वे में जितनी ड्यू डेट है जहाँ तक आप वहाँ तक उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए हैं, तो अगर उसका 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है, 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है, तो आप उसको क्रेडिट पीरियड जब तक है बिना इंटरेस्ट के तब तक यूज़ करें। जो आपकी स्टैचुरी लाइबिलिटीज़ हैं उनको उनकी ड्यू डेट्स जब तक हैं तब तक का आप उनको रोक के रखें और ड्यू डेट पर ही आकर के पेमेंट करें। और अगर आपको किसी भी पेमेंट पे कोई अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, कोई अच्छे ऑफर्स इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, उन्हें इन कैश करें। इस तरीके से आप आपकी जो ऑपरेटिंग कैश है उसको आप ठीक से मैनेज कर सकते हैं, ऑपरेटिंग फंड को ठीक से मैनेज कर सकते हैं। हम आते हैं अब दूसरे टाइप के अपने क्लासिफिकेशन पे, जिसको हम फाइनेंशियल डिसीजन या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मेजरली हम देखते हैं कि बिजनेस में जो हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं, जो हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए या फिर प्लांट एंड मशीनरी वगैरह खरीदने के लिए जो हमें फाइनेंसेस प्रोक्योर करने हैं, उन्हें किस तरीके से करने हैं। इसके दो रास्ते हो सकते हैं, या तो हम सेल्फ फंड्स लगाएं और या तो हम बोरोइंग्स करें। बोरोइंग्स के कई सारे मेथड्स हैं। हम बैंक से बोरो कर सकते हैं, हम अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से बोरो कर सकते हैं, और अगर हम प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं तो हम डिबेंचर्स वगैरह इशू कर सकते हैं, अपने जो शेयर्स हैं वो फ्लोट कर सकते हैं, कैपिटल फ्लोट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो वेरियस वेज हैं जिसमें हम एक्सटर्नल बोरोइंग्स कर सकते हैं। और एक तरीका है कि आप अपने सेल्फ फंड्स लगाएं फाइनेंसिंग डिसीजंस के लिए। अब क्या बेहतर है, अगर मान लीजिए दोनों ही चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, बैंक से भी लोन मिल सकता है आराम से और हम सेल्फ फंड्स भी लगाने के पोजीशन में हैं, तो हमारे लिए क्या बेहतर रहेगा। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। आपको अगर फॉर एग्जाम्पल बैंक से लोन 10% पे मिल रहा है, तो बेहतर रहता है कि आप लोन ले करके, क्योंकि वहाँ पे आपको हेज का बेनिफिट मिल जाता है, तो इसलिए बेहतर रहता है कि आप लोन ले करके अपने बिजनेस में लगाएं और उससे करें। पर हमें ये भी देखना है कि ऐसा ना हो कि बिजनेस में जो हमारी कैपिटल है या जो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ द फंड्स है उसमें डेट ही ज़्यादा हो जाए, हमारे लोन्स ही ज़्यादा हो जाएं, इक्विटी का परसेंटेज बहुत कम हो जाए, जिससे हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन की पिक्चर है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। तो हमें एक डेट और इक्विटी का रेशियो देखते हुए ये देखना है कि हमें जब अपने बिजनेस में फंड्स का इनफ्लो करना है, पूंजी का इनफ्लो करना है, वो किस डायरेक्शन में करना है, ओन फंड से करना है या फिर बोरोड फंड से करना है। फिर उसके बाद आता है जो डिसीजन आता है कि हमें अपने जो बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं, जो हम डिविडेंड डिसीजन भी बोलते हैं, उन्हें हमें कैसे करना है। दो तरीके हैं इसके भी, कि या तो जो बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं हम उन्हें बिजनेस में इन्वेस्टेड रखें, फर्दर उसके ग्रोथ के लिए, फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंक्रीज के लिए, और या फिर जो बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं वो हम कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट उसके पार्टनर्स को, उसके शेयर होल्डर्स को, उसके ओनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड या शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो फंड मैनेजमेंट के प्रोसेस में ये ज़रूरी है, हमें देखना है कि हमारे बिजनेस की इस समय क्या रिक्वायरमेंट है, क्या री इन्वेस्ट, और दोनों ही चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रॉफिट्स का बिजनेस में री इन्वेस्ट करना भी, क्योंकि उससे बिजनेस की फर्दर ग्रोथ होगी, और प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना भी, बिकॉज अगर जिसने भी पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में, पूंजी लगाई है, अगर उसको कुछ रिटर्न्स नहीं मिलेंगे टाइम से,
तो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं लूज हो जाएगा और हो सकता है कि पूंजी वापस करने की भी ज़रूरत आ जाए। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हमें किस रेशियो में जो हमारे फंड्स हैं बिज़नेस में, जो हमारे प्रॉफ़िट्स कमाए गए हैं, उनको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना रिटेन करके रखना है बिज़नेस में। देन आता है कि हमें अपने बिज़नेस में जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमारी जिसको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, जो चल या अचल संपत्ति है, अगर उसमें इन्वेस्ट करना है, तो उसको किस तरीके से करना है? हमें बोरोड फंड से करना है या हमें सेल्फ फंड्स इंट्रोड्यूस करके करना है, जिसको हमने अपनी फाइनेंसिंग डिसीजंस में कवर किया हुआ था। तो इन 3 तरीकों को अगर हम समराइज़ करें कि हमने जैसे देखा कि जो हमारी डेली एक्सपेंसेस, डेली इनफ्लो ऑफ फंड्स हैं, जिनको हम ऑपरेटिंग डिसीजन बोलते हैं, उसके बेस पे देन फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस, ये 3 बेसिक कैटेगराइजेशन है जब हम फंड मैनेजमेंट की बात करते हैं किसी भी व्यवसाय में। आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं कि पूंजी प्रबंधन के क्या कार्य होते हैं किसी व्यवसाय में। जो हम सारी ये बात कर रहे हैं कि पूंजी प्रबंधन को व्यवसाय में करना है, इसके क्या कैटेगराइजेशन है, क्या कार्य हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, इसके लिए एक बात जाननी ज़रूरी है कि हम ये देखें कि ये जो कार्य है, इसको कौन करेगा? अ, अगर मान लीजिए जैसे व्यवसाय हम कई फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, कंपनी फॉर्म में जिसको हम प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बोलते हैं। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में हम जनरली बात करते हैं छोटे व्यवसाय की, तो हम बेसिकली 3 तरह के ऑर्गेनाइजेशंस पे फोकस करते हैं, जो कि है प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और एलएलपी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। तो जो ये फंड मैनेजमेंट का प्रोसेस है, पूंजी प्रबंधन का प्रोसेस है, इसको अगर कोई प्रोप्राइटर जो ओनर है बिजनेस का, वो सक्षम है इस चीज़ में, तो वो खुद भी कर सकता है। और या फिर अगर उसको, क्योंकि जो बिजनेस के ओनर्स होते हैं, उनको फंड मैनेजमेंट के अलावा जो और भी बिजनेस के बहुत सारे काम होते हैं, उन्हें भी संभालना होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड पर कस्टमर्स को, ऑर्डर्स को, बहुत सारी अन्य चीज़ों को, सभी विंग्स का कोऑर्डिनेशन करना होता है। तो हम एक एप्रोप्रिएट फंड मैनेजर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारे बिजनेस में कितनी लागत के साथ हम क्या किसको अपॉइंट कर सकते हैं, कितनी सैलरी अफोर्ड कर सकते हैं, उस बेसिस पे। पर एक बिजनेस में अच्छा फंड का मैनेजमेंट होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना किसी बिजनेस में रेवेन्यू इम्पोर्टेंट होता है, सेल्स इम्पोर्टेंट होती हैं। बिकॉज़ अगर आप अच्छा रेवेन्यू भी कमा रहे हैं, आपने पूंजी भी लगा रखी है, पर अगर फंड मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो वो बिजनेस को इन दी लॉन्गर रन कभी भी फ़ायदा नहीं करेगा, कभी भी उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज़ नहीं हो पाएगी। तो इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कि व्यवसाय में निधि प्रबंधन के क्या कार्य होते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि एस्टिमेट करना होता है क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट है बिजनेस में। और कैपिटल रिक्वायरमेंट दोनों ही तरीके से, ऑपरेटिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट और इन्वेस्ट करने के लिए हमें क्या, जो हमारी जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है। हमें 2 चीज़ों के लिए एक तो कैपिटल चाहिए होती है। सबसे पहली चीज़ जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, जिसके लिए हम अगर हमें बोरो करना है तो हम उसके लिए लिमिट्स ले लेते हैं, कैश क्रेडिट लिमिट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेल कर लेते हैं। और दूसरी होती है जो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या प्लांट एंड मशीनरी वगैरह खरीदने के लिए लेनी होती है, जो हमें मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करनी होती है। तो हमें ज़रूरी है सबसे पहले हम एस्टिमेट करें कि हमें किस तरह की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर हम अपने बिजनेस में ये सोचें कि हम पूंजी कम लगाएं ताकि हमारा बिजनेस एक बार के लिए चले, फिर हम आगे जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे लगाते जाएंगे, एक नॉर्मल मिडिल क्लास में यही आती है जो थिंकिंग आती है, ये भी ठीक है। पर कुछ हद तक जब होता है तो आपको एटलीस्ट जितनी बेसिक मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वो आपको इन्वेस्ट करनी ही होगी, ताकि आप एक ठीक स्केल पे अपना काम कर सकें। आप ठीक स्केल पे काम करेंगे तभी आपके बिजनेस में टर्नओवर्स होंगे और कहीं ना कहीं ब्रेक इवन और प्रॉफिट्स आ पाएंगे। तो आपको ज़रूरी है कि आप अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को सबसे पहले एस्टिमेट करिए बिजनेस में। उसके बाद जब हमने अपनी बिजनेस में कैपिटल रिक्वायरमेंट एस्टिमेट कर ली, तो हमें ये देखना है हमें ये कैपिटल कैसे मीट आउट करनी है।
अपने सेल्फ फंड से करनी है या फिर बोरोइंग से करनी है। बोरोइंग्स में आकर के फिर हमें एस्टिमेट करना है कि हमें ये बोरोइंग्स कैसी करनी है, शॉर्ट टर्म करनी है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करनी है। जैसे अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वो हम कैश क्रेडिट लिमिट्स या बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं यूज़, जिसमें हमें रीपेमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, हमें इंटरेस्ट सर्व करते जाना है और अपने टर्नओवर्स को मीट आउट करते जाना है ताकि हमारी जो कैश क्रेडिट लिमिट है वो अवेल होती जाए। और जैसे जैसे बिजनेस बढ़े ग्रो करे तो हमारी लिमिट की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम इंक्रीज करवाते जाएं। जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट है उसमें हमें कई बार लॉन्ग टर्म डेट, जिसको हम टर्म लोन भी बोलते हैं, वो लेनी होती है, जिसको हम ईएमआई बेस पर या फिर 5 साल 7 साल के लोन के रूप में अपना रीपेमेंट कर सकते हैं। तो हमें इन दोनों तरह की कैपिटल के लोन्स का कॉम्पोजिशन देखना है, कितना शॉर्ट टर्म लेना है, कितना लॉन्ग टर्म लोन लेना है और कितना हमें वर्किंग कैपिटल की तरह लेना है, कितना हमको टर्म लोन की तरह लेना है अपने फंड्स को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करने के लिए। उसके बाद हमें फंड के जो हम बोरो कर रहे हैं उनके हमें सोर्सेज भी एनालाइज करने हैं कि हमें कौन से सोर्सेज ठीक रहेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो हमें शेयर्स इशू करके बेटर रहेगा या फिर हमें बैंक से लोन लेकर के बेटर रहेगा, क्योंकि दोनों ही सोर्सेज से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, पर दोनों के ही अपने प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। अगर आप शेयर्स इशू करेंगे तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे जिसपे आपके डिविडेंड्स भी जाएंगे एक्स्ट्रा, इक्विटी बढ़ेगी कंपनी में जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपकी डेट बढ़ेगी एंड टू मच डेट इन दी कंपनी इज नॉट अ गुड साइन, बिकॉज आपका डेट इक्विटी रेशियो जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। हमें अपना ये रेशियो अच्छा रखते हुए बेस्ट पॉसिबल वे में इस कॉम्बिनेशन को चूज करना है कि हमारी इक्विटी और हमारा डेट एक ठीक रेशियो में रखते हुए बेस्ट पॉसिबल वे में यूज हो पाए। फिर हमें देखना है कि हमारे जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है फंड्स का, जो हमने फंड्स अपने ये प्रोक्योर किए, चाहे बोरोइंग्स करके या फिर इक्विटी के थ्रू, ये बेस्ट पॉसिबल वे में एलोकेट हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन दी प्रॉपर्टी जो है वो आपका जिस भी फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है प्लांट एंड मशीनरी में, प्रॉपर्टी में, तो आपको ये देखना है कि क्या ठीक रहेगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको लगता है कि नहीं ओन फंड से भी ये ठीक है तो आप ओन फंड्स के थ्रू कर सकते हैं, अदरवाइज आप बोरोड फंड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट में देखना है कि आपको बेस्ट पॉसिबल वे में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करनी है। देन आता है डिसीजन जिसकी हमने बात करी थी कि जो बिजनेस जब साल दर साल चलता रहेगा और जिसके प्रॉफिट्स होंगे तो उसके प्रॉफिट्स के साथ क्या करना है। उसके दो ही चीज़ है, या तो आप उसको अपने बिजनेस में री इन्वेस्टेड रखें ताकि उसकी कैपिटल बढ़े और आप उसको फर्दर इन्वेस्ट करके और ग्रो करें अपने बिजनेस को। और दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो बिजनेस के ओनर्स हैं, जो उसके प्रॉफिट्स के हकदार हैं, उनको भी कुछ हद तक शेयर मिलता रहे ताकि एक बिजनेस में इंटरेस्ट बना रहे। तो जैसी हम बात कर रहे हैं व्यवसाय में निधि प्रबंधन के कार्य क्या होते हैं, इसके बाद हम आते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है फंड मैनेजमेंट का वो है कैश को मैनेज करना, बिकॉज कैश हमारी डे टू डे एक्टिविटीज को हैम्पर करता है। अगर हमारे यहाँ एक अच्छा फ्लो नहीं है, एक साइकिल नहीं है कैश की, तो रोज ही ये दिक्कतें आती रहेंगी प्रॉपर फंड्स की। हमें क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, हमारे पास कैश बैंक बैलेंस ही नहीं है, तो हमें फिर देखना पड़ेगा, अटक जाएंगी चीजें। इसलिए कैश का स्मूथ फ्लो, एक अच्छा फ्लो बहुत ही जरूरी है। कैश के बहुत से जैसे रोज के ही आपके एक्सपेंसेस होते हैं, देन मंथ एंड के एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जो कैश है वो रियलाइज भी टाइम पर हो ताकि हमारे जो पेमेंट्स हैं, जो हमारे ड्यूज हैं, वो ना अटके और वो स्मूथली होते जाएं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो मैनेजमेंट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो फंड मैनेजमेंट है वो ठीक से हो किसी भी बिजनेस में। इसके साथ ही साथ फाइनेंशियल मैनेजर को ये सारी ही जिम्मेदारी है कि वो अब उस बिजनेस के जो भी फंड्स हैं वो देखे कि ठीक से रोटेट हो, स्मूथली बिजनेस में फंड्स का फ्लो रहे, इन्वेस्टमेंट्स क्या करनी है, बेस्ट पॉसिबल वे में फंड्स इन्वेस्ट हो, यूज़ हो। अगर प्रोक्योरमेंट है फंड्स का, जो भी बोरोइंग्स हैं वो ठीक इंटरेस्ट रेट्स पर हो, ठीक कंडीशंस पे हो, जो कि बिजनेस के लिए हेल्दी रहे। और हमारी जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो पोजीशन आ रही है,
वो भी हेल्दी मेंटेन रहे। तो इसलिए ज़रूरी है कि टाइमली रेशियोज़ एनालाइज़ होते जाएँ, कॉस्ट एंड प्रॉफिट आपके एनालाइज़ होते जाएँ, साल बाय साल, टाइम बाय टाइम, आपके क्वार्टरली, मंथली इस तरीके से एनालाइज़ हो कि जो भी आपके वेस्टेजेस हैं, वो मिनिमाइज़ हो पाएँ फंड्स की और बेस्ट पॉसिबल में फंड्स यूज़ हो पाएँ। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फंड मैनेजर है, उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं किसी भी बिज़नेस में फंड्स को मैनेज करने के लिए। फंड मैनेजर जो है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट है किसी भी बिज़नेस के लिए। जैसे हम बोलते हैं कि जो एम्प्लॉइज़ हैं बिज़नेस के, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एसेट्स हैं बिज़नेस के। इसलिए बहुत ज़रूरी है बिज़नेस को कि अपने अच्छे एम्प्लॉइज़ को हमेशा रिटेन करके रखे। फंड मैनेजर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको हम 3 तरीके से क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। पहली चीज़ है एसेट एलोकेशन, कि जो भी हम अपने फंड्स हैं, उनको हम कहाँ पर एलोकेट कर रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं, किस तरीके इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जो कि इन द बेस्ट पॉसिबल वे हो फॉर द बिज़नेस। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखें हम, जैसे हम बोलते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से ज़्यादा है, हम लॉन्ग टर्म वेल्थ मैक्सिमाइज़ेशन देखें फंड्स का। तो ये ज़रूरी है, जब हम कोई भी अपने बिज़नेस के लिए नीति बनाते हैं, किसी भी पॉलिसी को अपनाते हैं फंड्स को मैनेज करने के लिए, तो हम ज़रूरी है देखें कि ये हमें लॉन्गर टर्म टर्म में ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, हमारी वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करे। और ये भी ज़रूरी है साथ ही साथ कि हमारे फंड्स डाइवर्सिफाइड वे में इन्वेस्टेड हों। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस के लिए अगर उसमें सरप्लस फंड्स हैं जिसको हम इकट्ठा कर रहे हैं किसी एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए, बिज़नेस में कोई हमें एसेट खरीदना है, जो हमें लगता है कि हम 3-4 साल अगर फंड्स एक्यूमुलेट करेंगे, तो हम वो एसेट ले पाएँगे, कोई प्रॉपर्टी ले पाएँगे। तो हम जो भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ज़रूरी है कि वो डाइवर्सिफाइड वे में इन्वेस्टेड हो। बिकॉज़ अगर हम एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे सारे अपने फंड्स का, तो रिस्क ज़्यादा रहता है। इसलिए डाइवर्सिफाइड वे में इन्वेस्ट करना है अपने सरप्लस फंड्स को ज़्यादा ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो फंड्स मैनेजर के आते हैं। फिर हम बात करते हैं स्कोप ऑफ फंड मैनेजमेंट, जिसकी हम ऑलरेडी बिंदुओं को देख चुके हैं, समझ चुके हैं। पर एक बार हम फिर और समझ लेते हैं कि फंड मैनेजमेंट का क्या स्कोप है। फाइनेंशियल डिसीजंस जिसकी हमने बात करी कि हमें अपने बिजनेस में जो भी फंड्स हैं उनको कहाँ से प्रोक्योर करना है, वो हम देखें कि हमारा जो फंड्स है प्रोक्योरमेंट बेस्ट पॉसिबल वे में हो, जो उसके रिटर्न्स हैं, जो उसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ठीक तरीके से हों। देन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आते हैं कि हमें जो अपने फंड्स प्रोक्योर्ड हैं उनको बेस्ट पॉसिबल वे में इन्वेस्ट करना है, चाहे वो फिक्स्ड कैपिटल में हो, चाहे वो वर्किंग कैपिटल में हो, चाहे वो किसी और हमने बोरो करके कहीं और इन्वेस्ट किया हुआ है उस तरीके से हो। देन डिविडेंड डिसीजंस मतलब कि जो हमारे सरप्लस प्रॉफिट्स हैं उनको हमें जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग दी ओनर्स या फिर रिटेन करना है इन दी बिजनेस, वो ठीक रेशियो में हो ताकि आपकी बिजनेस की हेल्थ ठीक रहे। अब हम बात करते हैं कि क्या उद्देश्य होते हैं फंड मैनेजमेंट के, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं फंड मैनेजमेंट के। सबसे पहली चीज़ कि फंड्स की सेफ्टी रहे, जो भी आपके फंड्स इन्वेस्टेड हैं उनके रिटर्न्स अच्छे हों, सब चाहते हैं, बट जैसा हम सभी जानते हैं जितना ज़्यादा रिटर्न होता है रिस्क भी उतना ज़्यादा होता है। तो ये एक ऑप्टिमम रेशियो बना रहे रिस्क और रिटर्न के बीच में, सेफ्टी को ध्यान रखते हुए कि फंड्स भी हमारे सेफ रहें और ठीक ठाक हमें रिटर्न्स भी मिलते रहें। देन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपका लॉन्गर रन में आता है कि हमारे फंड्स इस तरीके से इन्वेस्टेड हो कि हमारी जो वेल्थ है बिजनेस की वो मैक्सिमाइज रहे लॉन्गर रन में। देन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि हमें इन्वेस्ट करके उस पर सिर्फ रिटर्न्स कमाने हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, जब जब हमें फंड्स चाहिए अपने बिजनेस में पेमेंट्स करने के लिए ड्यू डेट्स पे, टाइमली बेसिस पे, तो हमारे फंड्स अवेलेबल रहें, हमारा जो साइकिल है फंड फ्लो का वो ठीक से चलता रहे। अटेन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, जैसे हमने बात करी कि डेट इक्विटी रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। तो हम ये ज़रूर से देखें कि हम जब बोरो कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में एक्सपेंशन की ज़रूरत है, हम बोरोइंग्स कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इक्विटी और डेट का वो खराब होता जाए, हम इतनी ज़्यादा बोरोइंग्स कर लें और इक्विटी इतनी कम हो जाए एज कम्पेयर टू डेट। तो हमारा ये स्ट्रक्चर ठीक रहे, इस रेशियो में अपने फंड्स को प्रोक्योर करें। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स,
जितना इम्पोर्टेंट है फंड्स को प्रोक्योर करना और जितना इम्पोर्टेंट है अपना रेवेन्यू जनरेट करना, उतना ही ज़रूरी है कि हम फंड्स को इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करें। हम ज़रूरी है कि जो भी हमारे बिज़नेस के फंड्स हैं, उनको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करें। वेस्टेजेस जितनी भी हैं, अगर हमारे कोई भी एक्स्ट्रा अननेसेसरी खर्चे हैं बिज़नेस में, आउटफ्लो ऑफ फंड्स हैं, तो उनको हम कम से कम जितना भी है कट आउट करें और हम बेस्ट पॉसिबल वे में अपने फंड्स को यूज़ करें। अपने टर्नओवर्स पे ध्यान दें कि किस तरीके से अपनी हम सेल बढ़ा सकते हैं, कि किस तरह से मार्केट्स अपनी बढ़ा सकते हैं, और ऐसे खर्चे ज़रूर करें जिससे हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। जैसे बिज़नेस प्रमोशन है, इन और एडवर्टाइज़मेंट है, या फिर अच्छी कंसल्टेंसी है मार्केटिंग की। ऐसी जगह पे हमें ज़रूर खर्च करना चाहिए, जहाँ हमें दिखता है कि फर्स्ट गो में आउटफ्लो ऑफ फंड्स है, पर ये चीज़ें हमें लॉन्गर टर्म में ज़रूर फ़ायदे देती हैं। देन हम बात करते हैं कि जब हमारे बिजनेस में फंड्स सरप्लस होते हैं और उससे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि हमें किसी भी चीज़ के लिए जो भी हम प्लान कर रहे हैं अपने बिजनेस में, उसके लिए हमें इन्वेस्ट करके एक अच्छा कॉर्पस तैयार करना है, तो कुछ तरह के यहाँ फंड्स लिस्टेड हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं। म्यूचुअल फंड्स हम सभी ने सुने हुए हैं क्या होते हैं। तो ये आपको मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके उस तरीके से रिटर्न्स देते हैं। देन आपके ट्रस्ट फंड्स आते हैं, आपके पेंशन फंड्स आते हैं, हेज फंड्स आते हैं, इक्विटी फंड मैनेजमेंट आते हैं। इसके अलावा कुछ और भी फंड्स होते हैं जिसको हमने लिस्ट डाउन नहीं किया है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या रिटर्न्स चाहते हैं, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन सारे बिंदुओं पे ठीक से ध्यान करके उसके बाद ही आप चूज़ करें कि आपको किस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना है। फंडिंग प्रबंधन का विघात, ब्रेकिंग डाउन फंड्स मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट को, जिसको हम एसेट मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ये किसी भी तरह के सिस्टम को जो कवर करता है, जो भी एक एंटिटी अपनाती है अपने फंड्स को मैनेज करने के लिए। इसको हम फंड मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। बेसिक आइडिया जो उसके पीछे है वो ये है कि कोई भी बिजनेस अपने फंड्स को मैनेज करने के लिए, ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर ठीक करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए जिस प्रोसेस को अपनाता है उसको हम फंड मैनेजमेंट बोलते हैं। फंड मैनेजर को बहुत ज़रूरी है कि वो कॉस्ट और रिस्क को दोनों को ही ऑप्टिमाइज करे, ताकि कैश फ्लो आपका ठीक रहे और बिजनेस में कैश की मूवमेंट ठीक से बनी रहे, हेल्दी तरीके से बनी रहे। Financial institutions runs on the ability to offer credit to customers. Obviously, जैसे हम सबको पता है कि व्यवसाय में हमें अपनी जो बिक्री है, जो हमें सेल्स है, वो उधार पे करनी ही होती है। वो अलग बात है कि हमारा बिजनेस पूरी तरीके से ऑनलाइन हो और हमारा जो बेस है वो पूरा रिटेल कस्टमर्स का हो, तो अलग बात है कि हमारी हमेशा कैश में ही सेल्स होती हैं। पर इन जनरल अगर आप कोई इंडस्ट्री खोलते हैं, कोई भी आप फैक्ट्री खोल रहे हैं, या फिर आप होलसेल में काम कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस की इतनी, कह सकते हैं कि, होनी चाहिए फंड मैनेजमेंट इस तरीके से कि आप क्रेडिट पर अपनी बिक्री कर पाएँ। 1 महीने का, 2 महीने का, जो भी चलन है आपके व्यवसाय में, आपकी इंडस्ट्री में क्रेडिट पीरियड का, उतना आप उस तरीके से मैनेज कर पाएँ, जिसके लिए हो सकता है कई बार बिज़नेसेस को वर्किंग कैपिटल भी बोरो करनी पड़ती है, जिसको हम कैश क्रेडिट लिमिट के फॉर्म में या बैंक ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में बोरो करते हैं। In the financial world, the term fund management describes people and institutions that manage investments on behalf of investors. जैसे हमने बात करी कि जो भी इंस्टीट्यूशंस फंड्स को मैनेज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सरप्लस फंड्स है और आपने किसी म्यूचुअल फंड में उसको इन्वेस्ट कर दिया, या फिर आपने अपने बिजनेस के लिए किसी को एम्प्लॉय किया जो कि आप ये बिजनेस के फंड्स मैनेज करता है, तो जो लोग या जो इंस्टीट्यूशंस फंड्स को मैनेज करते हैं उन्हें हम फंड मैनेजर कहते हैं। Financial fund management. The most common use of fund management refers to investment fund management or financial management, which are within the financial sector responsible for managing investment funds for client accounts. The fund manager's duties include studying client needs and financial goals, creating an investment plan, and executing the investment strategy. इसका ये मतलब होता है कि किसी भी फंड मैनेजर को 4 स्टेप्स फॉलो करने बहुत ज़रूरी हैं।
सबसे पहली चीज़ कि वो क्लाइंट की ज़रूरत को समझे कि जो भी उसको अपॉइंट कर रहा है एज़ फंड मैनेजर, अगर हम अपने व्यवसाय में किसी फंड मैनेजर को अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसकी क्या ज़रूरत है, क्या नीड है बिज़नेस की, वो हमें क्यों अपॉइंट कर रहा है, उसकी क्या समस्या है जिसे सॉल्व करना है। फिर फ़ाइनेंशियल गोल्स क्या है क्लाइंट्स के, ये हमें समझना ज़रूरी है कि वो क्या चाह रहा है, कि उसका फ़ाइनेंशियल गोल क्या है। उसको अपनी ऑपरेटिंग साइकिल में दिक्कत आ रही है, उसको लॉन्ग टर्म में फंड्स अपने मैनेज करने में दिक्कत आ रही है, उसको अपना कैपिटल स्ट्रक्चर ठीक करना है, बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं और बिज़नेस में सरप्लस या इक्विटी कम है। तो क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसके फ़ाइनेंशियल गोल्स हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट प्लान फिर उसके लिए क्रिएट करना है, उसकी समस्या को समझ करके, उसके फाइनेंशियल गोल्स को समझ करके क्या उसके लिए इन्वेस्टमेंट प्लान बेस्ट रहेगा, वो क्रिएट करना है और उसके बाद उसे बेस्ट पॉसिबल वे में एग्जीक्यूट करना है ताकि उसको रिजल्ट्स मिल पाए। तो ये बेसिक मेन चीज़ें हैं जो एक फाइनेंशियल मैनेजर को अपने क्लाइंट के लिए करने होते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं कि फंड मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसको हम 5 स्टेप्स में कहीं न कहीं क्लासिफ़ाई कर सकते हैं या प्रोसेस को समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें प्लान करना है क्लाइंट के लिए कि कैसा उसका जो काम है, उसको किस तरीके से हम उसको उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। देन उसके पोर्टफोलियो की डिज़ाइनिंग करनी है, जो भी उसके पास फंड्स हैं, उसको किस तरीके के पोर्टफोलियो में, कितने रेशियोज़ में इन्वेस्ट करना है। फिर हमें उसी हिसाब से फंड मैनेजर को सर्च करना है, सिलेक्शन करना है। जो भी हमने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनाई, उसको इम्प्लीमेंट करना है और उसके बाद उसी हिसाब से हमको देखना है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट गोल था, वो मीट आउट हुआ कि नहीं। हमें उसी हिसाब से मॉनिटर करना है और फिर रिपोर्टिंग करनी है कि हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट गोल था, वो मीट आउट हुआ कि नहीं। अगर वेरिएंसेस हैं, तो कैसे हैं? इन केस वेरिएंसेस एक्सीड कर जाते हैं, मतलब कि जो हमारे एक्चुअल्स हैं, वो हमारी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर जाते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर काफ़ी लो रह जाते हैं, तो फिर ज़रूरी है कि ठीक से एनालाइज़ हो और रीज़न्स आइडेंटिफ़ाई हो पाएँ। तो इन 5 स्टेप्स में हम अपने फंड मैनेजमेंट प्रोसेस को कहीं न कहीं समझ सकते हैं। किसी भी व्यवसाय में ऑपरेटिंग साइकिल का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, इस पर आज हम बात करेंगे और समझेंगे कि ऑपरेटिंग साइकिल सबसे पहली चीज़ तो होती क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है किसी भी व्यवसाय के लिए। तो सेशन शुरू करने से पहले हम इसका एक ओवरव्यू जान लेते हैं क्या है। जब हम कोई व्यवसाय शुरू करते हैं और उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं फंड्स का, तो हमें ऑपरेटिंग फंड्स के लिए, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो हमें रोज़ बिज़नेस में फंड्स की ज़रूरत होती है, पेमेंट्स करने के लिए, ऑर्डर्स प्रोक्योर करने हैं अगर हमें, और हमें इन्वेंट्री परचेज़ करनी है, ऑर्डर्स फुलफ़िल करने हैं, तो हमें जब पैसा आएगा, हम पेमेंट्स करेंगे, हम ऑर्डर्स जो हमने अपने किए हुए हैं, जो हमने परचेज़ेज़ करी हुई हैं, उनके पेमेंट्स करेंगे। तो एक इस पूरी साइकिल को हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। सबसे पहली चीज़, जब हम इन्वेंट्री प्रोक्योर करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू फिनिश्ड गुड्स, उसको हम सेल करते हैं, सेल का पैसा रियलाइज़ होता है। तो एक पूरी इस चेन को हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं, जिसके बारे में हम आज के सेशन में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सेशन के साथ। ऑपरेटिंग साइकिल, जैसा हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, यहाँ पे डिफाइंड कि सबसे पहले तो हमारे पास जो भी पूंजी है, उससे हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे। इसको शुरू करने के पहले हम एक चीज़ और समझ लें कि ये डिपेंड करता है हमारा बिज़नेस कैसा है। क्या हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं, जिसमें हमें रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाने हैं, कि हम ट्रेडिंग इंडस्ट्री हैं, जहाँ पे हमें गुड्स खरीदने हैं और बेचने हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ यूनिट की बात है, जहाँ पे हम पहले अपने रुपए से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं इन दी वर्क प्रोग्रेस और फिर हम फिनिश गुड्स बनाते हैं। जब हम फिनिश गुड्स बनाते हैं, तो हम उसको सेल करते हैं, जो फर्दर सन्ड्री डेटर्स में कन्वर्ट होता है और सन्ड्री डेटर्स से हमारे बिल्स रिसीवेबल होते हैं, जो हमको फाइनली कैश देते हैं। तो इस पूरी साइकिल को हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं, जब ये साइकिल एक बार पूरी हो जाती है किसी भी बिज़नेस में। इन केस हम ट्रेडिंग कंसर्न है, तो इन तीनों को मिला करके सिर्फ एक चीज़ आ जाएगी, जो कि है गुड्स परचेज्ड। हमने बिज़नेस में पूंजी लगाई, हमने इन्वेंट्री खरीदी और फिर इन्वेंट्री बेची।
तो इन्वेंट्री खरीदने में हम क्योंकि फिनिश्ड गुड्स ही खरीदेंगे, इसलिए ये दोनों चीज़ें हट जाएंगी, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस, ये हट जाएगा। आपको सिर्फ फिनिश्ड गुड्स आप खरीदेंगे, उसे आप जब फर्दर सेल करेंगे तो वो डेटर्स बन जाएंगे आपके, डेटर्स से हमारे बिल्स रिसीवेबल बन जाएंगे, और जब हमको फर्दर रियलाइज होगा कैश का, तो हमारा कैश वापस आ जाएगा हमें। इस पूरी साइकिल को हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं, जिसके लिए हमको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ऑपरेटिंग साइकिल जो है, जिसको अगर हम परिभाषित करें तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एवरेज पीरियड ऑफ टाइम जिसमें हमको बिजनेस में रिक्वायर्ड है कि हम सबसे पहले जब कैश इन्वेस्ट करेंगे इन्वेंट्री खरीदने में, और हम जब गुड्स बेच करके कैश रियलाइज करेंगे, तो इसमें कितना टाइम लग रहा है। और जाहिर सी बात है, जितना कम टाइम लगेगा उतना ही अच्छा है बिजनेस के लिए, और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही हमारा कॉस्ट इनकर होगी। क्योंकि अगर हमें टाइम कम लग रहा है, मतलब अगर हमने मान लीजिए आज इन्वेंट्री खरीदी, इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, जहाँ पे हम गुड्स की ट्रेडिंग करते हैं, अगर हमने आज इन्वेंट्री खरीदी और उसको हमने विद इन अ वीक सेल कर दी, और हमें कस्टमर हमें विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ पेमेंट कर देता है, तो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो मुश्किल से 1 महीने की होगी। तो हम साल में 12 बार ऑपरेटिंग साइकिल अपनी पूरी कर लेंगे। जितनी बार पूरी करेंगे उतना हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, और उतना ही जितना ज़्यादा टर्नओवर होगा, अगर हम कम मार्जिन्स पे भी काम कर रहे हैं तो भी हम प्रॉफिट कमा लेंगे कहीं ना कहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि इन केस अगर हमारी ऑपरेटिंग साइकिल छोटी है, क्योंकि देखिए अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हैं तब तो हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम अपनी इन्वेंट्री को रेडी करने में ही लग जाता है। पर अगर हम ट्रेडिंग कंसर्न में हैं और हमारा क्रेडिट पीरियड कम है, या हम कैश पे ट्रेडिंग करते हैं, हम ऑनलाइन गुड्स बेचते हैं और हमारा कोई क्रेडिट पीरियड ही नहीं है, तो अगर हम कंपैरेटिवली कम मार्जिन्स पे भी काम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ब्रेक इवन और अपने प्रॉफिट्स को अचीव कर लेंगे। तो ऑपरेटिंग साइकिल का मेनली ये पर्पस होता है कि आप अपने बिजनेस में देखें कि आपकी ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, कितना टाइम लग रहा है आपके कैश को फिर से कैश रियलाइज होने में। जब आपने कैश को इन्वेस्ट किया अपने इन्वेंट्री में और फर्दर उसको सेल किया, और फिर से उसको कैश बनने में कितना टाइम लग रहा है, इस पे आप अपने बिजनेस की कई सारी चीज़ों के डिसीजंस ले सकते हैं। क्या फैक्टर्स हैं जो किसी भी बिजनेस में ऑपरेटिंग साइकिल को डिसाइड करते हैं? ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे हम अपना ध्यान दें और समझें कि जिससे हम अपनी ऑपरेटिंग साइकिल को कंपैरेटिवली शॉर्टन कर सकते हैं। पेमेंट टर्म्स एक्सटेंडेड टू द कंपनी बाय इट्स सप्लायर्स। जहाँ से हमने सामान खरीदा, हमें कितना पेमेंट टर्म वहाँ से मिल रहा है, मतलब कि हमें कितना टाइम के लिए गुड्स हमारे क्रेडिट पे मिल रहे हैं। अगर हमें कैश पेमेंट पे ही मिलता है तो हमारा डे 1 पे पैसा ब्लॉक हो जाएगा। इन केस हमें महीने भर का, 15 दिन का, 45 दिन का क्रेडिट पीरियड मिलता है, तो हमें उतने दिन का फ्री में माल मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा कंपैरेटिवली उतना ऑपरेटिंग साइकिल कम हो जाएगा। Order fulfillment policy: since a higher assumed initial fulfillment rate increases the amount of inventory on hand, which increases the operating cycle. हमें ये देखना है कि हमारा जब हमें ऑर्डर मिलता है तो हम उसको कितने टाइम में फुलफिल कर सकते हैं। हमारी जो फुलफिलमेंट पॉलिसी है वो कितनी फास्ट है, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तब, अगर हम ट्रेडिंग यूनिट है तब। जितना हम फास्ट फुलफिल कर पाएंगे उतनी छोटी हमारी ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगी, और जितना ज़्यादा टाइम हमारा इन्वेंट्री में पैसा ब्लॉक रहेगा उतनी ज़्यादा हमारी कॉस्ट इनकर होगी, इंटरेस्ट कॉस्ट कह सकते हैं इनकर होगी, बिकॉज हमें जितने ज़्यादा टाइम के लिए अपना पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा, उसके लिए हो सकता है कि हमको बैंक से लिमिट्स भी अवेल करनी पड़े, जिसपे हमें ऑब्वियसली इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर करनी होगी। क्रेडिट पॉलिसी एंड रिलेटेड पेमेंट टर्म्स, कि हमारी क्या क्रेडिट पॉलिसी है जब हम अपने कस्टमर्स को सामान बेचते हैं, तो उस समय हम कितनी क्रेडिट पॉलिसी देते हैं। क्या हम कैश पे सामान बेचते हैं, क्या हम महीने भर या 2 महीने का क्रेडिट पीरियड देते हैं। तो इस पे डिपेंड करेगा कि हमारा कितना फास्ट रियलाइजेशन है ऑफ दी कैश। जितना आपका लूज क्रेडिट टर्म रहेगा, अगर डिफाइंड नहीं है प्रॉपरली, उतनी खराब ऑपरेटिंग साइकिल होती जाएगी। देन तो इसी तरीके के डिसीजंस हैं जो बिजनेस में अफेक्ट करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल को। इसलिए ज़रूरी है कि आपके जो टर्म्स हैं बिजनेस में वो डिफाइंड हो कहीं ना कहीं। जो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है उसको स्मूथ करने के लिए, उसको बेस्ट पॉसिबल वे में डिफाइन करने के लिए, ज़रूरी है कि आपके पेमेंट एंड रिसीट टर्म्स डिफाइंड हो।
आइडियली जिसको हम बोलते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल जितनी छोटी रहेगी उतना ही अच्छा है, बट ऑब्वियसली आपको देखना है कि आपकी इन्वेंट्री में कितना टाइम प्रिपेयर करने में लगता है। जितना आपको इन्वेंट्री में प्रिपेयर करने में टाइम लग रहा है, आपको देखना है आप उस टाइम को कितना बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उस टाइम को। क्या स्टेजेस हैं? ये हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए बात कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले तो रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट करना होता है, जिससे हम अपना वर्क इन प्रोसेस बनाते हैं और फिर फाइनली हमारा फिनिश्ड गुड्स बनते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल को जानने के पहले हम ये फॉर्मूलेज पढ़कर नहीं, हम थोड़ा सा काम करके इसको समझ लेते हैं कि कैसे ऑपरेटिंग साइकिल हमारी काम करती है और हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल दो चीज़ों से बनती है कि सबसे पहले जब हमें अपने गुड्स को प्रोक्योर करना है, मतलब कि इन्वेंट्री, हम इन्वेंट्री क्या प्रोक्योर कर रहे हैं, प्लस जब हम सेल करते हैं तो हमारा जो डेटर का टाइम पीरियड है वो कितना है। हमें अपनी इन्वेंट्री और डेटर दोनों को मैनेज करते हुए अपनी ऑपरेटिंग साइकिल निकालनी होती है। जहाँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग साइकिल इज इन्वेंट्री पीरियड प्लस अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड। अब इन्वेंट्री पीरियड क्या होता है? इन्वेंट्री पीरियड होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर मान लीजिए हमारी साल में जो सेल है वो 1 करोड़ की है और हम 20% प्रॉफिट पे काम करते हैं, हमारा 80 लाख रुपए का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो हमने सामान बेचा उसकी कॉस्ट 80 लाख रुपए है। तो हमारी जो सेल है मान लेते हैं वो 100 lakhs की है और जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 80 लाख रुपए का है। और हमारी जो एवरेज इन्वेंट्री एट अ टाइम रहती है, एवरेज इन्वेंट्री का मतलब हो गया कि जैसे होता है कि हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, ये फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री का। बट जनरली जितना आप स्टॉक अपने यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, मान लेते हैं कि हमारी 10 lakhs की इन्वेंट्री रहती है, एवरेज इन्वेंट्री। तो ऐसे केस में अगर हमें देखना है कि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल कितने का है, हम अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स भी देख लेते हैं कितने टाइम के होते हैं। अगर हम अपनी इन्वेंट्री 10 लाख की ले लें, जो हमारी एवरेज इन्वेंट्री रहती है, और जो हमारे एवरेज डेटर्स हैं जिसको हम क्रेडिट पीरियड, हम जैसे क्रेडिट सेल्स जो भी कर रहे हैं, मान लेते हैं कि जितनी सेल है हमारी सब क्रेडिट सेल है, हम कोई कैश पे सेल नहीं कर रहे, हम सब क्रेडिट सेल कर रहे हैं, और हमारे जो एवरेज डेटर्स हैं वो 10 लाख रुपीस की हमारी उधारी रहती है। तो अब ऐसे केस में हम अपना कैसे ऑपरेटिंग साइकिल निकालेंगे, हम उसको समझते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल जैसे हम इस फॉर्मूला में देख रहे हैं कि इन्वेंट्री पीरियड प्लस अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड, इन दोनों को ऐड करके आता है। तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री पीरियड देखें कैसे निकलता है। इन्वेंट्री पीरियड निकलता है कि हमें, हमारे पास साल में 365 दिन है, हम क्योंकि डेज में निकाल रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल, हमारे पास साल में 365 दिन है, तो हम 365 दिन से जब इन्वेंट्री के टर्नओवर को डिवाइड कर देंगे तो इन्वेंट्री पीरियड आ जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर कैसे निकलेगा? इन्वेंट्री टर्नओवर निकलेगा आपका, आपकी जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, आप उसको जब डिवाइड कर देंगे एवरेज इन्वेंट्री से, तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर निकल जाएगा। आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80 लाख रुपए की है, एवरेज इन्वेंट्री 10 लाख है, जिस फॉर्मूले में, जिस हम लोग एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं, तो 80 lakhs को जब हम 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 का इन्वेंट्री टर्नओवर निकल जाएगा। और जब हम इन्वेंट्री पीरियड निकालेंगे तो इन्वेंट्री पीरियड आ जाएगा आपका 365 दिन को जब आप डिवाइड करेंगे 8 से, जो कि आपका करीब करीब 45 दिन के करीब आ जाएगा। अब ये हमारा निकल गया इन्वेंट्री पीरियड। अब हम आते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड में। सेम तरीके से अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड निकल जाता है, जिसमें हमको सबसे पहले जो भी हमारी क्रेडिट सेल है उसको हमें डिवाइड करना होगा हमारे एवरेज डेटर से, ताकि हम अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर निकाल पाए। तो हमारी जो क्रेडिट सेल है वो है 100 lakhs रुपीस की, 1 CR, और हमारा जो एवरेज डेटर है वो 10 लाख रुपए का है। तो जो हमारा
अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड निकलेगा या डेटर टर्नओवर निकलेगा, वो निकल जाएगा 100 lakhs को डिवाइड करेंगे आप 10 लाख से, 10 का आ जाएगा। और जो अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड आएगा फर्दर, ये हमारा जो 10 निकला वो है आपका डेटर टर्नओवर, अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर या डेटर टर्नओवर। और फिर आप अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड जब निकालेंगे, ये आपका 365 डेज होते हैं क्योंकि ईयर में, उसको आप डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये आपका 36-37 डेज के करीब आ जाएगा, जिसको हम हायर साइड पे 37 डेज ले लेते हैं। तो इस केस में जो आपका ऑपरेटिंग साइकिल आ रही है, ये आ जाएगी, इन्वेंट्री पीरियड हमारा निकला 45 डेज का और अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड निकला हमारा 37 डेज का। तो 82 डेज की हमारी ऑपरेटिंग साइकिल आ गई। 82 डेज की अगर ऑपरेटिंग साइकिल आ गई तो साल भर में हम करीब करीब 4 से 5 बार अपना साइकिल हम रोटेट कर लेंगे और हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो साल में 4 से 5 बार घूम जाएगी। जो हमने अभी बात करी जिस एग्जाम्पल की, उस एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको ये बताया कि किस तरीके से आप ऑपरेटिंग साइकिल अपने बिजनेस की कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार हम फॉर्मूलेज पे, प्रॉपर फॉर्मूलेज पे भी ध्यान कर लेते हैं कि किस तरीके से हम अपनी ऑपरेटिंग साइकिल निकालेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल इन्वेंट्री पीरियड और अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड को जोड़ करके तब निकलता है, जिसमें इन्वेंट्री पीरियड है कि एवरेज टाइम कितना आपको इन्वेंट्री अपनी होल्ड करनी पड़ती है, और अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड है कितना आपका एवरेज टाइम के लिए आपके अकाउंट्स रिसीवेबल आउटस्टैंड करते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला, सबसे पहले इन्वेंट्री पीरियड निकालना है। जैसे हमने 365 को डिवाइड किया था इन्वेंट्री टर्नओवर से, तो वैसे ही आपको 365 से इन्वेंट्री टर्नओवर को डिवाइड करना है। इन्वेंट्री टर्नओवर कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आपको डिवाइड करना है एवरेज इन्वेंट्री से। इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। फिर आपको अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड निकालना है उसी तरीके से, 365 से आपको अपना रिसीवेबल का टर्नओवर डिवाइड करना है। और रिसीवेबल टर्नओवर कैसे आएगा? क्रेडिट सेल्स, जिसमें हमने अपनी पूरी सेल्स को ही क्रेडिट सेल मान लिया था 100 लाख को, और डिवाइड करना है एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल से। आपकी जब ये दोनों चीजें निकल जाएंगी तो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल निकल जाएगी। यहाँ पे फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया कि कैसे आप अपनी ऑपरेटिंग साइकिल को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर है वो आ गया आपका 85 लाख्स, जो है वो आपकी फिगर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। जब आपको इसको डिवाइड करेंगे अपनी एवरेज इन्वेंट्री से, एवरेज इन्वेंट्री एग्जाम्पल में 29 लाख की है। एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर्स आपके 20 लाख 25 हजार के। अकाउंट्स पेबल, क्रेडिटर्स जो है वो आपके 8 लाख रुपए के हैं। सेल आपकी 1 करोड़ 30 है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 85 लाख रुपए की। तो ऐसे में हम कैसे अपना कैलकुलेट करेंगे? इन्वेंट्री टर्नओवर आ गया हमारा 2.93 का, और जब इन्वेंट्री पीरियड निकाल रहे हैं वो 124 डेज आ गया। देन अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड आपका 56 का आ गया। तो ऑपरेटिंग साइकिल जो है आपकी फाइनली आ गई इस केस में 182 डेज की। इंपॉर्टेंस क्या है ऑपरेटिंग साइकिल की? जैसे हमने भी बात करी कि ऑपरेटिंग साइकिल किसी भी बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा लंबी है, मतलब कि साल में आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल का चक्र है वो एक बार या 2 बार ही घूम पाता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट इन दी इन्वेंट्री हमेशा ज़्यादा रहेगी, पैसा ब्लॉक्ड रहेगा, जिसके लिए आपको ऑब्वियसली कैपिटल रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। अगर आपकी शॉर्टर इन्वेंट्री साइकिल है तो आप ज़्यादा बार अपने टर्नओवर को घुमा सकते हैं साल में, और आप ज़्यादा, ऑब्वियसली जितना टर्नओवर ज़्यादा होगा, अगर आप कम मार्जिन पे भी काम कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट ज़्यादा कमा पाएंगे। तो the operating cycle offers an insight into the company's operating efficiency. Shorter cycle is preferred because shorter cycle का मतलब है कि higher turnover रहेगा, ज़्यादा efficiency के साथ आप अपने business को deal कर पा रहे हैं, faster payments आ रही हैं, आप अपना जो credit period avail कर रहे हैं purchase करते समय वो बेहतर है, और आप अपना जो इन्वेंट्री है वो ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, वो ऑप्टिमम तरीके से स्टोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पता है जो इन्वेंट्री हमें 6 महीने बाद जरूरत पड़ेगी, आपने उसको आज ही स्टोर कर लिया, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से कंपनी अपनी ऑपरेटिंग साइकिल को कंट्रोल कर सकती है।
एक तो अपनी इन्वेंट्री की सेल स्पीड अप करके, इन्वेंट्री में पैसा कम ब्लॉक्ड रहे, स्पीड अप कर दे अपनी सेल को। देन कंपनी इज एबल टू क्विकली सेल इट्स इन्वेंट्री, ऑपरेटिंग साइकिल शुड डिक्रीज। ऑब्वियसली अगर हमारी इन्वेंट्री कम टाइम के लिए स्टोर रहेगी तो हमारा जो इन्वेंट्री पीरियड है वो कम हो जाएगा और अपने आप ऑपरेटिंग साइकिल कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। देन रिड्यूस द टाइम नीडेड टू कलेक्ट रिसीवेबल्स। जैसे हमने अपनी इन्वेंट्री को फास्टर सेल किया, हम अपने क्रेडिट सेल से फास्टर पेमेंट कलेक्ट कर ले तो हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड जो है वो कम हो जाएगा, तो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल अल्टीमेटली छोटी हो जाएगी। देन एक चीज और आती है, आप सुनते होंगे कि नेट ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है। क्या ये सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है। ऑपरेटिंग साइकिल में और नेट ऑपरेटिंग साइकिल में सिर्फ एक चीज का फर्क है, जो कि है क्रेडिटर्स का। जैसे जब हम सेल करते हैं और हम क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं, तो वैसे ही जब हम गुड्स प्रोक्योर करते हैं, इन्वेंट्री खरीदते हैं, तो वो भी हो सकता है कि हम उसको उधारी पे खरीद रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रेडिट पीरियड अवेल कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि नेट ऑपरेटिंग साइकिल में और ऑपरेटिंग साइकिल में क्या डिफरेंस है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब हम कोई इन्वेंट्री प्रोक्योर करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो जो भी हमने इन्वेंट्री परचेज़ करी, देन उसका जो हमने पेमेंट किया और फिर हमने इन्वेंट्री को अपने सेल करा। तो 3 चीज़ें आती हैं जो इस ऑपरेटिंग साइकिल में आ रही हैं। जब हमने ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करी तो हमने 2 चीज़ें ली थी, इन्वेंट्री पीरियड एंड डेटर्स पीरियड। पर नेट ऑपरेटिंग साइकिल में 3 चीज़ें आ जाती हैं। आपका इन्वेंट्री पीरियड आता है, डेटर्स पीरियड आता है और उसमें से जो लेस हो जाता है वो आ जाता है क्रेडिटर्स का पीरियड। मतलब कि जब आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने जब इन्वेंट्री परचेज करी और आपको उसको सेल करने में 1 महीने का टाइम लग जाता है और सेल करके फाइनली पेमेंट कलेक्ट करने में फर्दर 1 महीने का टाइम लग जाता है। तो आपको 2 महीने लग रहे हैं मोटा-मोटा अपनी इन्वेंट्री को लिक्विडेट करने में, पेमेंट रिसीव करने में। पर जब आपने इन्वेंट्री अपनी परचेज करी, हो सकता है आपको अपफ्रंट पेमेंट ना करना हो, आपको उसमें क्रेडिट पीरियड मिला हो। अगर आपको 15 दिन का पीरियड मिला है, तो आप उसको लेस कर देंगे यहाँ से, जितना भी आपका अकाउंट्स पेबल का पीरियड है, तो आपकी नेट ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगी। अ, इसको लेस करने का जो ये रीज़न है नेट ऑपरेटिंग साइकिल में, इसमें हम ये देखते हैं कि हमने पेमेंट कब करी और हमें पेमेंट कब मिली। ऑपरेटिंग साइकिल में हम देखते हैं कि हमने इन्वेंट्री कब प्रोक्योर करी और पेमेंट कब मिली, पर इन्वेंट्री प्रोक्योर करने में और पेमेंट करने में भी हो सकता है कुछ टाइम फ्रेम का गैप हो, अगर हमने क्रेडिट अवेल की हुई है तो। तो इससे क्या होता है, हमारी जो नेट ऑपरेटिंग साइकिल है कि एक्चुअली हमारा कितने टाइम के लिए पैसा ब्लॉक हो रहा है हमारे बिजनेस में, वो पता चलता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है नेट ऑपरेटिंग साइकिल में और ऑपरेटिंग साइकिल में। परिचालन चक्र को अक्सर शुद्ध परिचालन चक्र समझ लिया जाता है। जनरली लोग समझते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल और नेट ऑपरेटिंग साइकिल दोनों एक ही चीज है। तो जो नेट ऑपरेटिंग साइकिल है उसको नकद रूपांतरण चक्र या नकद चक्र के रूप में भी जाना जाता है, बिकॉज यहाँ पे आप प्योरली कैश का इफेक्ट ले रहे हैं कि आपका कैश कब आउट हुआ और वापस वो आपको कब रियलाइज हो रहा है। तो नकद रूपांतरण चक्र या नकद चक्र के रूप में भी जाना जाता है। और यह इंगित करता है कि कंपनी को इन्वेंट्री की बिक्री से नकदी एकत्र करने में कितना समय लगता है, कि आपने जब इन्वेंट्री अपनी बेची तो आपको कितना टाइम के बाद वो वापस पैसा आ रहा है। उस टाइम फ्रेम को ही सिर्फ लेता है आपका नेट ऑपरेटिंग साइकिल। दोनों के अंतर के लिए अगर हम समझें तो लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन परचेज ऑफ इन्वेंट्री एंड कैश कलेक्टेड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेंट्री। जो हमारा परचेज करते वक्त और जो कैश कलेक्ट करते वक्त जितने रुपए का डिफरेंस हुआ है, हम उसको लेते हैं और नेट ऑपरेटिंग साइकिल को निकालते हैं। यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला है जिसको भी हमने देखा था कि आप इन्वेंट्री पीरियड और अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड जैसे हम नॉर्मली करते थे अपनी ऑपरेटिंग साइकिल निकालते वक्त, उसको ऐड करें और उसमें से आप अकाउंट्स पेबल पीरियड को घटा देंगे। अकाउंट्स पेबल पीरियड को भी आपको वैसे ही निकालना है जैसे हम लोगों ने अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड को निकाला था। तो इससे आपकी नेट टाइम, जितने टाइम के लिए आपका पैसा आपके बिजनेस में ब्लॉक रहता है, वो निकल करके आ जाएगा और आपकी नेट ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगी। इन दोनों साइकिल्स के डेज में जो डिफरेंस है वो अकाउंट्स पेबल पीरियड का ही रहेगा। आइए एक बार हम नेट ऑपरेटिंग साइकिल को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिसमें हम पहले ले लेते हैं कि हम कौन सी फिगर्स ले रहे हैं। तो हम फिगर्स को ताकि हमें समझने में थोड़ा आसान रहे, पिछले एग्जाम्पल से ही कंटिन्यू करते हैं।
वो हमारी 100 लाख रुपीस की हैं। देन जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 80 लाख रुपए का है। फिर जो हमारी ओपनिंग जो हमारे एवरेज डेटर्स हैं जो एट अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे बिजनेस में रहते हैं उसको हम 10 लाख रुपीस रख लेते हैं। देन जो हमारी एवरेज इन्वेंट्री में पैसा ब्लॉक रहता है, जो हमारी एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास होल्ड हो रहती है, उसको भी हम 10 लाख रुपए रख लेते हैं। और जो हमारा एवरेज पेमेंट ड्यू रहता है हमारे क्रेडिटर्स को जिनसे हमने रॉ मटेरियल परचेज किया हुआ है, एवरेज क्रेडिटर्स, इसको हम 5 लाख रख लेते हैं। तो इन फिगर्स के साथ आइए एक बार हम नेट ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम इन्वेंट्री टर्नओवर निकाल लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर आपका निकलेगा 80 लाख को आप डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंट्री से, तो आपका 8 टाइम्स का इन्वेंट्री टर्नओवर निकल गया। देन आप डेटर्स टर्नओवर निकाल लें। जो हमारी एवरेज सेल है वो 100 लाख रुपीस है। एवरेज सेल हमने पूरी क्रेडिट सेल ही ली हुई है, इसको हम डिवाइड कर दें जो हमारे डेटर्स हैं, एवरेज डेटर्स 10 लाख, तो 10 टाइम्स हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो निकल गया। फिर हम उसी तरीके से अकाउंट्स पेबल टर्नओवर या क्रेडिटर्स टर्नओवर निकाल लेंगे। क्रेडिटर्स को हम मान लेते हैं कि जितना हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये पूरा पूरा परचेज है, इसमें कोई और कॉस्टिंग नहीं है। तो 80 लाख रुपए हमारी परचेजेस हैं जिसको हम डिवाइड कर देंगे 5 लाख से, तो हमारा 16 लाख का क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकल गया। ये हमारे सारे टर्नओवर रेशियोज निकल गए। अब हम इससे इनके रिस्पेक्टिव पीरियड्स निकाल लेते हैं। तो हमारा जो इन्वेंट्री पीरियड आएगा वो 365 को डिवाइड कर देंगे 8 से, थ्री सिक्सटी फाइव को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे लगभग 46 दिन का हमारा इन्वेंट्री पीरियड आ जाएगा। देन अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड या डेटर्स पीरियड जो हमारा है टेन टाइम्स था, तो 36 डेज जिसको हम राउंड में 37 डेज ले लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड करके हमारा ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा, कितना आ रहा है 83 डेज अराउंड। ये हमारी ऑपरेटिंग साइकिल है। देन हमारा क्रेडिटर टर्नओवर जो है वो 16 टाइम्स है, तो क्रेडिटर्स पीरियड आ जाएगा 365 डिवाइडेड बाय 16, ये हमारा अराउंड 23 डेज आ जाएगा।
तो अगर हम नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकालें तो इसमें से हम ऑपरेटिंग साइकिल में इसको लेस कर देंगे। नेट ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये डिफरेंस है हमारा बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल में और नेट ऑपरेटिंग साइकिल में। आपकी ऑपरेटिंग साइकिल इस एग्जाम्पल में 83 डेज थी और जो नेट ऑपरेटिंग साइकिल है वो 60 डेज है। जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स पेबल पीरियड का या क्रेडिटर्स पीरियड का है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का ये सेशन है जिसमें हम लोगों ने समझा ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है और साथ ही साथ नेट ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, इन दोनों चीज़ों को समझा और इनमें क्या डिफरेंस है, ये बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है, क्यों ज़रूरी है आपको अपने व्यवसाय के लिए अपनी ऑपरेटिंग साइकिल को एनालाइज करना और ऐसे स्टेप्स लेना जिनसे आप अपनी ऑपरेटिंग साइकिल को लेस कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ताकि आप नंबर ऑफ टाइम्स जो आपकी साइकिल है वो ज़्यादा हो जाए, ताकि जितनी ज़्यादा बार आपकी ये साइकिल घूमेगी उतना ही ज़्यादा आप अपने टर्नओवर को बढ़ा सकते हैं और अगर कंपैरेटिवली आप एक कॉम्पिटिटिव रेट पे भी काम करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं। और बेहतर तरीका अपने बिजनेस में ऑपरेटिंग साइकिल को देखने का नेट ऑपरेटिंग साइकिल ही है, बिकॉज वही एक्चुअल टाइम है जब से आप अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट या कह सकते हैं इन्वेंट्री में जो कॉस्ट है वो इनकर कर रहे होते हैं। तो आप ज़रूर अपने व्यवसाय की नेट ऑपरेटिंग साइकिल को निकालिए, एनालाइज करिए कि क्या है अगर अभी तक अभी एनालाइज नहीं की है, और जिस तरीके से हमने बात करी बेस्ट पॉइंट्स पर ध्यान दें कि किस तरीके से हम अपनी नेट ऑपरेटिंग साइकिल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अपना सकते हैं ताकि हम बिजनेस के और हेल्दी होने की तरफ एक और स्टेप ले सकें। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है ऑपरेटिंग साइकिल पर, जिसपे आपको अगर कोई भी क्वेरीज हैं, आपको कोई भी सवाल है